सोनू आज अपने ननिहाल जा रहा था। गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन थे। यहीं कोई मई जून का वक्त रहा होगा। सोनू ननिहाल पहुंचा और सामने नाना जी को देखकर इतना खुश हो गया कि दौड़कर सीधे उनके गले लग गया। नाना जी भी बहुत खुश थे। आखिर उनकी बेटी का इकलौता बेटा जो आया था। सोनू की उम्र यहीं कोई 8 से 9 साल की रही होगी। उस वक्त वो बहुत खुश था अपने ननिहाल जाकर। सोनू के 2 मामा थे। बड़े मामा विनोद, उनकी शादी हो गई थी और वो अपने परिवार समेत शहर में रह रहे थे। और दूसरे छोटे मामा जो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। सोनू अपने छोटे मामा विमल का भी बहुत ही लाडला भांजा था। दोनों मामा भांजे की जमती भी बहुत थी। दोनों साथ साथ नदी की तरफ घूमते, कभी साइकिल पर बैठकर बहुत दूर तक बाजार हाट करके लाते। गांव में जब आंधियां चलती तो साथ साथ पेड़ों से गिरे हुए आमों को चुनते, जामुन तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ते और जामुन खाते। पत्थर मारकर बेरी को तोड़ना और अमरूद तोड़कर भी खाते हैं। इसके बाद जब भी वक्त मिलता तो गाय के बछड़े के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं। एक दिन नाना जी ने कहा, सुनो, हमेशा मामा के साथ ही घूमते रहोगे? चलो जरा मुझे बगल के गांव जाना है, आओगे मेरे साथ? सोनू झट से तैयार हो गया। क्यों नहीं नाना जी, घूमने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, पर हम वहां जाकर करेंगे क्या? सब्जी पूरी दाल चावल खाएंगे और बहुत सारी खीर पिएंगे। किसकी शादी में जाना है नाना जी? अरे नहीं बचवा, शादी में नहीं, 13वीं में जाना है। कहो आओगे? मेरे एक मित्र थे जो गुजर गए, बहुत करीबी थे, तो जाना तो बनता है। तुम भी चलो? जी नाना जी, मैं भी चलूंगा, सोनू ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। सोनू और नाना जी बगल के गांव में 13वीं में शामिल हुए और 13वीं के भोजन का लुत्फ उठाया। जब वो वापस आने लगे तो काफी रात हो चुकी थी। रास्ते से लौटते वक्त एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जैसे कोई 10-12 मंजिला इमारत हो, इतना बड़ा। पर उस आम के पेड़ पर बहुत ही कम पत्तियां दिखाई दे रही थी। सोनू ने आम के पेड़ को देखते हुए कहा, नाना जी, इस पेड़ को यहाँ कोई पानी नहीं देता होगा ना? तभी देखो इसकी सारी पत्तियां झड़ रही है और इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नाना जी ने सोनू को समझाते हुए कहा, अरे बचवा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेड़ बहुत ही लहला रहा था जब मैं छोटा था। इसके बहुत सारे आम खाए मैंने, पर धीरे धीरे इस पर गिद्ध आकर बैठने लगे और जिस पेड़ पर गिद्ध आकर बैठने लगे वो पेड़ फलना फूलना बंद कर देता है। और ये जो तुम बदबू महसूस कर रहे हो ना, ये मरे हुए मवेशियों की है। आज ही श्रीकंतवा की भैंसियां मरी है ना, तो उसको लाकर यहीं पर डाल दिया था। ये गिद्ध उसको खा जाते हैं। इस तरह से इनका पेट भी भर जाता है और गंदगी भी नहीं होती। पर नाना जी, मैंने तो कभी गिद्ध को देखा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े पक्षी होते हैं, मुझे गिद्धों को देखना है। ठीक है, कल सवेरे सवेरे चले आएंगे, तो इस तरफ तुम भी देख लेना। वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कोई इंसान पैर को पकड़कर बैठा है ना, इतना बड़ा शरीर होता है उनका। दूसरे ही दिन सोनू नाना जी के साथ गिद्धों को देखने चला जाता है। गिद्धों को देखकर वो सचमुच में बहुत ही हैरान हो जाता है। इतना बड़ा पक्षी उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक रात करीबन 2-3 बजे के दरमियान जब सोनू अपने नाना जी के साथ खुले आसमान के नीचे अपने बगीचे में सो रहा था तो अचानक बारिश होने लगती है। सबने अपनी अपनी पलंगों को बैठकर अंदर कर लिया। उसी वक्त सोनू ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी, मुझे बाथरूम आया है, चलिए ना। तभी नाना जी ने कहा, 2 मिनट रुको,
बरसात बस थम जाए तो चलते हैं। अचानक बारिश थमने लगी। नाना ने टॉर्च उठाई और सोनू को लेकर झाड़ियों की तरफ चले गए। वहां उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ तोड़ रहा है या फिर कोई कुछ चबा रहा है। नाना जी ने टॉर्च इधर उधर घुमाया तो सोनू भी देख रहा था। वो दोनों ने देखा वहां एक काली सी औरत कुछ चबा कर खा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और एक डरावनी आवाज के साथ वो कुछ तो खा रही थी। नाना जी को लगा कि शायद सोनू ने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, चलो यहां जल्दी से, यहां गिद्ध बैठा है। सोनू बहुत ही डर गया। सोनू ने नाना जी से कहा, नाना जी वो गिद्ध नहीं था, वो तो कुछ और था, वो एक औरत थी वहां पर। इस पर नाना जी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने पेड़ के ऊपर गिद्ध देखा था ना, वही आकर नीचे बैठा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो यहां से। डर के मारे सोनू अपने नाना जी से चिपक कर उनके पलंग पर आकर सो गया। शायद उसे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए सुबह देर से उठा। जब सुबह देर से उठा और बाहर आकर देखा तो काफी भीड़ जमा थी उन झाड़ियों के पास। उसने वहां जाकर देखा तो नाना गांव वालों से कह रहे थे कि रात को यहां चुड़ैल आई थी और वो बिल्ली खा रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तो बिल्ली की मुंडी थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी और नाना जी कह रहे थे पंडित जी को बुलाकर लाया जाए, इस गांव को अभिमंत्रित किया जाए ताकि कोई बुरी आत्मा गांव के अंदर ना आ सके। शायद ये पहली बार हो रहा था, फिर हमेशा ही होता होगा। सोनू कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बहुत बड़ा डर उसके मन में बैठ गया, क्योंकि इस वक्त नाना जी सच्चाई बयां कर रहे थे। नाना जी को लगा शायद सोनू अभी भी सोया हुआ है। साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगा कि उस आम के पेड़ पर सारे गिद्ध शायद ऐसी ही चुड़ैलें हैं। शायद वो आम का पेड़ भूतों का पेड़ है। उसके बाद लगभग 23 साल तक सोनू कभी भी अपने ननिहाल नहीं गया। वो अपने नाना नानी मामा मामी से शहर आकर ही मिलता। तो दोस्तों, क्या आपने देखी है कभी स्याह काली रात में हल्की बारिश के साथ कोई लाल आंखों वाली चुड़ैल जो बिल्ली खाती हो? ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा, मगर यहां शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि 1-2 दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खाकर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे।
कुछ ही घंटों में आलम ये था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज धड़ाम से जमीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमाकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहां आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए, वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज के जरिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर गई जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था
और वही आदमी जोर जोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वजनदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है, एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर मैं ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुंचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।